चलिए तो हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रोकड़ वही या रोकड़ खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में क्या डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेखाकरण। तो कैश बुक में कब लेखा किया जाता है, पर डे का लेखा किया जाता है कैश बुक में, हर दिन डेट डाल के, ठीक है, उसमें पर डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश के वो लिख देते हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पर डे लेखा नहीं करते, ओनली कब करते हैं, ईयर एंड पर लेखा करते हैं। इसमें तारीख, कैश बुक में तारीख डाली जाती है क्योंकि पर डे लेखा हो रहा है, किस डेट को क्या हुआ वो लिख देते हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तारीख नहीं डाली जाती, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन की तारीख कैसे डाल सकते हैं, हम तो कैश बुक में से उठा के टोटल लगा के लिख रहे हैं ना, तो यहाँ तारीख नहीं होती ट्रांजैक्शन की। फिर शीर्षकों में विभाजन, हाँ, कैश बुक में शीर्षकों में विभाजन नहीं होता। मतलब कि ये हुआ, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया था हमने, यहाँ पर शीर्षक विभाजित होते हैं, दान या फिर चंदा या फिर सहायता, ठीक है, ये शीर्षक है। अलग अलग शीर्षकों से जो टोटल मिला है वो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। लेकिन कैश बुक में ऐसे शीर्षक नहीं बनाए जाते, है ना, वहाँ पर डे जो ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे लिख दिए, मोहन ने दिए दान, ठीक है, सोहन ने चंदा दिया, ऐसा लिख देते हैं, ठीक। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, शीर्षक बना के लिखते हैं, ठीक है, दान का टोटल शीर्षक बना के लिखते हैं। खाते का शीर्षक, हाँ, कैश बुक जब हम बनाते थे तो उसके ऊपर हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे लिखना होता है इस फलाने फलाने ऑर्गेनाइजेशन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम खेल का शीर्षक नहीं, सॉरी, खाते का शीर्षक यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं। संस्थाएं, ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं कैश बुक बनाती हैं, तो चाहे लाभकारी संस्था हो या अलाभकारी संस्था हो, दोनों ही कैश बुक बनाती हैं। कौन कौन सी, लाभकारी भी बनाती है, लाभकारी संस्था भी बनाती है, और गैर लाभकारी संस्था भी बनाती है कैश बुक को। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को केवल गैर लाभकारी संस्था ही बनाती है, ना कि लाभकारी संस्था। बनाने का आधार मतलब क्या, देखकर, किस चीज़ से हम ये कैश बुक और प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। कैश बुक जो है वो पर डे के ट्रांजैक्शन से बनती है, मतलब वो इनवॉइसेस, बिल वगैरह जो सबूत होते हैं ना, उनके ज़रिए कैश बुक बनाई जाती है, उसमें एंट्री की जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश बुक के ज़रिए ही किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब कैश बुक को आधार बनाकर ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि कैश बुक का सारांश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो कैश बुक से ही तो बनेगा। तो कैश बुक जो है उसके बनाने का आधार क्या है, कुछ नहीं है, केवल ट्रांजैक्शंस है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बनाने का आधार क्या है, कैश बुक खुद है, सारांश। तो कैश बुक जो है वो किसी चीज़ का, किसी खाते का सारांश नहीं है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। वो हर एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए कैश वाले स्वतंत्र है। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है वो खुद ही सारांश होता है, किसका, कैश बुक का सारांश होता है, ठीक है। लेकिन कैश बुक किसी चीज़ का सारांश नहीं होती है। शेष निकालना, कैश बुक में पर डे के एंड में शेष निकालते हैं कि हाँ इतना पैसा आज आया और इतना पैसा बचा, इतना पैसा था, इतना आया, इतना गया, इतना बचा। तो कैश बुक में पर डे का बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर ईयर एंड का शेष निकाला जाता है। महत्व, कैश बुक जो है वो क्या है, एक प्रमुख वही है, ठीक है।
क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या है, स्मरणार्थ। स्मरणार्थ मतलब याद रखने के लिए, कुछ समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, क्योंकि चीज़ें जब बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपन एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उनको क्या कर दिया जाए, संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाए, कैश बुक से उठा के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाए, तो उनको समझना, उनको एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो ये क्या है, केवल एक स्मरणार्थ, स्मरणार्थ, वही सॉरी स्मरणार्थ खाता। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस ये जो आय और व्यय की मदें मैंने बताई थी, तो वो हमने थोड़ी सी जानी थी, 6 मदें इस तरफ की, ठीक है। लेकिन जब हम प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट पढ़ेंगे ना पूरा, तो बहुत सारी मदें वहाँ पर दिखेंगी आपको कि हाँ इतने सारे प्रकार की आय होती हैं, इतने सारे प्रकार के व्यय होते हैं, ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान खाते के फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे कल, और कल ही हम प्राप्ति भुगतान खाते के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।